पिछली क्लास वाली पीडीएफ मिल गई थी सभी को? नहीं सर, मेरे ग्रुप पे नहीं आती है। तो मुझे भी ऐड कर लो सारे ग्रुप में, सर वाले भी नहीं मिलती मुझे, आप वाली भी नहीं मिलती हैं। आप ऐड नहीं हो? नहीं, इसमें नहीं हूँ मैं। अच्छा, और भी किसी को नहीं मिली क्या? कोई है जिसको ना मिली हो पीडीएफ नहीं सर, लास्ट मिल क्लास? गई है। आयुषी, आपको भी नहीं मिली? नहीं सर, मिल गई है। तो फिर अभी किसने बोला ये? किरण जी के अलावा किसने बोला? चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से सेंड कर दूंगा। अंशु आ गए, चलो अच्छा बच्चा है, ग्रुप पढ़ाकू में है। हूँ नहीं शायद, मैंने सर को भी बोला है, सर बोले मैं बिजी हूँ, आप कर दो अगर आप भी उसमें एडमिन हो तो। अभी मैम हमारा ग्रुप अधूरा है तब से, वही मैं सोच रहा था क्यों नहीं बच्चे आते हैं, आप हैं ही नहीं ग्रुप में, हाँ तो आपको होना जरूरी था। चलिए कोई नहीं, हम आपको ऐड कर देंगे। आपका बैच कौन सा है? सर मेरा तो वो वाला है 330 वाला। तो उसी में आपको ऐड कर दें? उसमें तो हूँ मैं ऐड, पर उसमें सर भी नहीं भेजते हैं, आपका भी नहीं आता है, मतलब कभी कभार आता है, अब नहीं आता आपका। एक बार मैम अपने वो देख लीजिएगा सेटिंग्स में, कहा कहीं आपने वो म्यूट तो नहीं कर रखी नोटिफिकेशंस? अच्छी मैसेज तो सर भेजते हैं, तो भेजते हैं, उनके भी आते हैं, आपके भी आते हैं, लेकिन पीडीएफ वगैरह नहीं आई है ना सर की, आई है मतलब मैथ वाली की भी नहीं आई है। चलो आई विल सेंड यू अगेन, डोंट वरी। चलिए स्टार्ट कर दें। सो बाइल इज स्टोर्ड इन द, बाइल कहाँ पे स्टोर होता है? तो इजी क्वेश्चन है, बताइए। ए सर, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में आपके स्टोर होता है, ठीक है। बनता कहाँ पे था? लिवर में, लिवर बनाता है, हाँ जी, और गॉल ब्लैडर में जाके सेव होता है। बाकी इन तीनों के बारे में तो आप जानते हो कि ड्यूडेनम जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऊपर वाला सेक्शन होता है उसको बोलते हैं, है ना। लाइक अगर मैं मान लीजिए आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँ, तो आपने अगर देखा हो तो इस तरह का, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का अगर कुछ है ना, इस तरह की जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, तो ये जो ऊपर का सेक्शन होता है ये वाला, इसी को हम बोलते हैं डुओडेनम, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और लिवर आप जानते ही हैं, ठीक है। स्प्लीन, स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन एक वो ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कि बेसिकली आरबीसीज, आपने नाम सुना होगा, जो ओल्ड आरबीसीज होती हैं। जैसे आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? रेड ब्लड जो कॉर्पसल्स होती हैं, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज, लगभग 120 दिन होता है। हालांकि वो आइडल है, बट ये मान के चलिए 108 से 110 दिन के अंदर ये डेड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो डेड आरबीसीज होती हैं या जो बहुत ही ज्यादा ओल्ड आरबीसीज होती हैं, ये जाके कहाँ पे स्टोर होती हैं? ये जाके स्टोर होती हैं स्प्लीन में, और यहीं पे इनका फिर से रीफॉर्मेशन होता है, यानी कि आरबीसीज अगर दोबारा बनेंगी तो वो स्प्लीन के थ्रू ही बनेगी, इस चीज को ध्यान। इसीलिए स्प्लीन को यहाँ पे जाके एक्चुअली होता क्या है कि जब आरबीसी नई है, ठीक है, तो अपना काम करेगी प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद जब आरबीसी ऑलमोस्ट डेड होने वाली होगी, जब अपना इतना स्पैन ये कंप्लीट कर लेगी, तो ये जाके अगर डेड होगी तो कहाँ पे डेड होगी? स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को आरबीसीज का ग्रेव यार्ड कहते हैं, ठीक है, अगर आपने सुना हो कभी तो ये ग्रेव यार्ड है। यानी कि ग्रेव यार्ड को क्या बोलते हैं? यू मीन बाय ग्रेव यार्ड? जब कोई इंसान मर जाता है तो उसको दफना देते हैं ना जाके, तो ये आरबीसीज यहाँ पे दफन होती हैं, इसलिए स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। ओल्ड आरबीसीज सब यहीं पे जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, ये आपके सामने एक फिगर होगा, इस फिगर के थ्रू आप चीजों को समझ सकते हैं। ये जो स्प्लीन आपको दिख रहा है, ये सेक्शन आपका स्प्लीन है, यहीं पे आरबीसीज आगे डेड हो जाएंगी, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा लिवर, लिवर में बहुत तरह की सेल्स होती हैं, लाइक कैम्फर सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं लिवर की, ठीक है। और भी ये सब ऑर्गन्स आप देख सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ना, ये लाइक अगर फर्स्ट वाली इमेज में अगर आप देखो तो लिवर के पास ये आपको यहाँ पर एक मिलेगा, एक ग्रीन कलर की जो आपको इमेज दिख रही है, ठीक है, ये इसी को हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर यहीं पर है, यहीं पे ये बाइल जो होता है वो स्टोर होता है, ठीक है, बाइल यहीं पे स्टोर होता है। और अगर मान लीजिए जो आपको ये येलो कलर का दिख रहा है, ये वही स्टोन है जो हम बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर में हमें स्टोन हो गया है, तो ये वही स्टोन है। और इसी को क्या करा जाता है, इसी को कट करके इसी को निकाल देते हैं, तो फिर ये सर्जरी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ना कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है, तो वो चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। डायग्राम्स के थ्रू थोड़ा अच्छा रहता है, इसलिए बस इंक्लूड करते हैं डायग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज बताइए। आपको कह रहा है कि जो सलाइवा है वो सिक्रीट होगा, तो माउथ में क्या डाइजेस्ट करेगा वो, ठीक है, आप जानते हो। चलो बताओ पहले। जी, स्टार्च। अच्छा, आज तो हद है, सिर्फ 11 लोग हैं, 11 में से 3 बच्चे 9th-10th के हैं। एक मैं हो गया, पहले 4 तो ऐसे ही हो गए। चलिए, तो सलाइवा जो है सिक्रीट करता है, मतलब अगर सिक्रीट होता है माउथ में, ठीक है, तो वो क्या डाइजेस्ट करता है? तो आप ध्यान रखो, जब भी हम कुछ खाते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी फूड को
कंज्यूम करेंगे या, तो उस कंडीशन में जब भी खाना हमारे मुंह में जाएगा तो सबसे पहले जैसे ही सलाइवा, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है हमारी, वो सलाइवा को रिलीज करती हैं, ठीक है। और यहीं से एक तुरंत एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है एमाइलेज। नाम सुना आपने, एमाइलेज। तो जो एमाइलेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, सलाइवा में, सलाइवा से निकलेगा और ये सबसे पहले क्या करेगा, फूड को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। लगभग 18% जो ब्रेक डाउन होता है फूड का, वो आपके सलाइवा के एमाइलेज से होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये एक तरह का एंजाइम है, राइट। दूसरी बात हमने आपको ये समझानी है कि सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे के न्यूट्रिशंस रहते हैं, लाइक कुछ आप कह लीजिए स्टार्च है, कोई कार्बोहाइड्रेट है, कोई फैट्स है, कोई कुछ है, कोई विटामिन्स है, कोई कुछ है। तो स्टार्च का सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं उसमें सबसे पहले किसका डाइजेशन स्टार्ट होगा, तो याद रखेंगे स्टार्च का, ठीक है। और किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं होगा, सबसे पहले स्टार्च का होगा, ठीक है। तो आंसर होगा आपका क्या, स्टार्च। क्लियर है? यस कर दो। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स, वीड्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको खरपतवार भी कहते हैं। खरपतवार मतलब ये पानी वगैरह में भी उग जाते हैं, तो वो चीज, तो वो वीड्स कही जाती हैं। प्लांट्स ही हैं एक तरह के, और कुछ भी नहीं है। हैज बीन फाउंड यूजफुल टू चेक वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं उनसे जो भी वाटर पोल्यूशन होता है उसको बताने वाला या उसको चेक करने वाला कौन है, बताइए। तो आपको आंसर दो, शायद आप बड़े आसानी से टिक कर सकते हैं, बिकॉज एक ही ऑप्शन है जो आपको बोथ ए एंड बी का दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स आंसर तो यही होने वाला है। तो याद रखिएगा, पार्थेनियम और जो एलिफेंट ग्रास होती है, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों प्लांट्स होते हैं। और ये सीडीएस का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखो, सीडीएस का पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो पार्थेनियम और जो एलिफेंट ग्रास होती है, ये दोनों कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, ये क्या होता है कि जिस जगह पर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होगा, मान लीजिए कहीं पे इंडस्ट्रीज जो है बहुत सारा पोल्यूशन निकाल रही हैं, तो वहां पर आपको ये दोनों जरूर मिलेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे पोल्यूशन नहीं है तो ये आपको दोनों वहां पे प्लांट्स नहीं मिलेंगे। तो ये इस चीज का क्या है, ये इस चीज का इंडिकेटर है कि अगर कहीं पे पोल्यूशन ज्यादा है और अगर वहां पे आपको पार्थेनियम या फिर एलिफेंट ग्रास उगी हुई दिख गई, तो समझ लीजिएगा कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वहां पे है बहुत ज्यादा। और स्पेशली कौन सी गैस है वहां पे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। आ रहा है समझ में? क्लियर? तो याद Yes, रखिएगा, sir. इंडस्ट्रीज से निकलने वाली जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करने वाली गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ये वही सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो मथुरा के जो प्लांट्स वगैरह हैं या रिफाइनरीज वहां से निकलती हैं, और ये आती हैं आके एयर के रास्ते आगरा में, और आगरा के ताजमहल को भी ये खराब कर देती है, ठीक है। ये रीजन है कि संगमरमर का जो कलर है वो खराब हो रहा है आगरा के ताजमहल का, ठीक है। तो याद रखिए इनको। अगला क्वेश्चन, Which of the following does not cause pollution? आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो पोल्यूशन को कॉज नहीं करता है, बताइए प्लीज। बी। जी, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सभी लोग जानते ही होंगे कि अगर कभी आप सोलर एनर्जी का यूज करते हैं तो ऑफ कोर्स उससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होने जा रहा, ठीक है। तो सोलर एनर्जी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जब पेट्रोल को आप बर्न करोगे, रबर को जलाओगे, तो फिर क्या होगा, ऑफ कोर्स पोल्यूशन तो होना ही होना है। और याद रखिएगा, कम्बशन जब भी होगा, जब भी कम्बशन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एज अ प्रोडक्ट जरूर निकलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक नॉर्मल भी चीज ले ली, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैंडल है, अगर मैं इस कैंडल को भी कल को जलाऊंगा ना, तो कैंडल जब जलती है, अच्छा कैंडल से एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, सुनना ध्यान से। आपने सुना होगा कि जो मास है, जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो कभी भी ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है। कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्स इन अ बॉडी, उसी को मास कहते हैं। और जब इसमें आप g यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर देते हो, तो यही m इंटू जी आपका वेट बन जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज होगी। तो क्वेश्चन ये है कि जब हम इस कैंडल को जलाएंगे तो जलाने के बाद ये कैंडल खत्म क्यों हो जाती है, तो इसका ये मास कहाँ चला जाता है पूरा। जब आप एक अच्छी लंबी कैंडल जला रहे हो, जलने के बाद फिर वो थोड़ी सी बचती है, या वैक्स बहुत ही कम वैक्स बचता है, तो फिर एक्चुअली में मास चला कहाँ गया, ठीक है ना। तो फिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे फेल हो जाना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, फिजिक्स के अच्छे हैं, तो याद रखिएगा। अच्छा बताओ, कोई किसी को बताओ तो, मास कहाँ चला गया, कैंडल कहाँ चलेगी पूरी, याद रखो। इसका कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है, इसका कन्वर्जन हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर वेपर के अंदर। ये वैक्स जो है ये कन्वर्ट हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर वेपर के अंदर,
और ये एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो मास कहीं पे भी कम नहीं हो रहा, बस मास का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और जब भी कम्बशन होगा तो कम्बशन में कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट जरूर बनने वाली है। तो आंसर होगा आपका सोलर एनर्जी। इजी है, आगे बढ़ते हैं। Excess amount of absorbed water by plants liberated out by, आपको बताना है कि जो प्लांट्स का एक्सेस अमाउंट है वो अगर लिबरेट हो रहा है, यानी कि अगर बाहर निकल रहा है प्लांट की लीव्स में से, तो वो किसकी वजह से निकल रहा है, कौन सा वो प्रोसेस है, बताइए प्लीज। ट्रांसपिरेशन सर। ट्रांसपिरेशन, क्या नाम है आपका? सर श्वेता। जी श्वेता, आपको पता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है वैसे एग्जैक्टली, डिफाइन कर सकती हैं? हाँ जी सर, मतलब प्लांट से वाटर लॉस होता है इवेपोरेशन के थ्रू, मतलब स्टोमेटास के थ्रू वो वाटर जो होता है कंटेंट प्लांट के अंदर वो रिलीज हो जाता है इवेपोरेशन के थ्रू, शायद यही होता है। आप दो प्रोसेस को मिला रहे हो, प्लांट्स में इवेपोरेशन का प्रोसेस आप दिखा रहे हो स्टोमेटो के थ्रू, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, स्टोमेटा वाली बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। चलिए एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस चीज को। ट्रांसपिरेशन ऑफ कोर्स आपका सही आंसर है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन ही होता है, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं कि है क्या एग्जैक्टली। देखो चलो इस डायग्राम से समझाता हूँ, ये नॉर्मल है। कुछ प्रोसेसेस हैं उनको देख लो। जब पानी आया तो पानी कलेक्ट हो गया, तो कलेक्शन तो आपको पता है, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जब यही सन की लाइट इस पानी को पानी के ऊपर आएगी और जब हीट जनरेट होगी तो उसकी वजह से जो कुछ पानी का अमाउंट है वो स्टीम बन के या वाटर वेपर्स की फॉर्म में ऊपर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। अच्छा, ये ऊपर ही क्यों आएगा? बिकॉज नीचे जो है वो हाई डेंसिटी का पानी है और जो वाटर वेपर्स होते हैं उनकी डेंसिटी कम होगी, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम है। तो वाटर वेपर इसीलिए एयर में जाके इन्वॉल्व होते हैं, कभी भी पानी में नहीं आते, क्योंकि पानी की डेंसिटी हाई होती है और एयर की डेंसिटी पानी के कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो जहां पे कम होगा तो वाटर वेपर वहीं पे जाएंगे ना, तो इसीलिए वाटर वेपर ऊपर आ जाते हैं। तो ये वाटर वेपर्स का बनना या स्टीम का बनना या आप कह लीजिए जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसका बनना, ये सारा का सारा इवेपोरेशन का ही प्रोसेस होता है, ठीक है। कंडेंसेशन का मतलब क्या है? कंडेंसेशन का मतलब ये हो गया कि जब वही वाटर वेपर्स जो हैं उनका टेम्परेचर और प्रेशर जब कम हो गया है तो वो क्या हो रहे हैं, उन्होंने अपनी स्टेट जो है वो चेंज कर ली है और ये आइस फॉर्म में कन्वर्ट होना थोड़ा सा शुरू हो रहे हैं, ठीक है। या फिर ये आप कह लीजिए थोड़ा सा सेमी परमिएबल फॉर्म होती है आइस की, या सॉलिड फॉर्म कह लीजिए, तो उसी को कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन ही वही रीजन है जिसकी वजह से बादल बनते हैं। बादल क्या है? बादल कुछ भी नहीं है, इसमें एयर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, वाटर वेपर, ये सब इसमें होते हैं, वही बादल एक्चुअली में। लेकिन बादल जब बरसा नहीं है, सिर्फ बादल का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ओनली कंडेंसेशन, ठीक है। लेकिन अगर वही बादल जो है वो हैवी होकर अगर कभी बरस गया, ठीक है, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो ये कुछ प्रोसेसेस थे जो आपको समझने थे। अब जरा देख लेते हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या था आपका। मान लीजिए कि ये प्लांट है। अच्छा, जब ये बारिश होती है और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक प्लांट लगा हुआ है, तो ये प्लांट की अगर फॉर एग्जांपल लीव है, तो ये पानी जब इस प्लांट की लीव पर आएगा तो क्या ये प्लांट की लीव इस पानी को एब्जॉर्ब करेगी? पत्ते जो होते हैं या पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं वो पानी कैसे लेते हैं? पानी उन तक कैसे पहुंचता है? बारिश होती है, वही पानी ले लेते हैं वो लोग, रूट से लेते हैं सर। जी हाँ, रूट से लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो लीव्स के ऊपर, जैसे जो बारिश का पानी है वो अगर लीव्स के ऊपर पड़ रहा है तो पौधे उस पानी को ना के बराबर यूज करते हैं, ठीक है। वो अलग बात है, कभी स्टोमेटा अगर ओपनिंग हो रखी है तो पानी चला जाएगा, लेकिन स्टोमेटा प्लांट्स के अंदर बेसिकली पता है किस लिए होते हैं, समझाता हूँ। जब बारिश हो गई तो प्लांट्स के जो रूट्स हैं, ठीक है, जो अंदर रूट्स हैं पूरे, वहां से इन्होंने पानी को लिया। और एक आपने सुना होगा जाइलम का नाम सुना है? ये एक टिश्यू होता है, प्लांट का टिश्यू है जाइलम। जाइलम फ्लोएम का नाम सुना होगा आपने? जी हाँ, जाइलम फ्लोएम। तो जो जाइलम फ्लोएम होते वाटर हैं, ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, वाटर के मतलब वाटर को कैपिलरी एक्शन के थ्रू रूट से प्लांट के हर एक सेक्शन तक लेके जाने का काम जाइलम करता है, ठीक है। जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो कि क्या करेगा, रूट्स में से प्लांट को कैरी करेगा और कैपिलरी एक्शन के थ्रू, कैपिलरी एक्शन क्या होता है, नीचे हाई कंसंट्रेशन पानी, हाई कंसंट्रेशन होता है प्रेशर, और ऊपर लो कंसंट्रेशन का प्रेशर होता है। और याद रखिएगा, जब भी हीट मूव करेगी, जब भी प्रेशर होगा, जब भी ये मूव करेंगे तो ये हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं, ठीक है। तो नीचे जब आप देखोगे तो कैपिलरी एक्शन जब होगा तो वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि रूट्स में हाई कंसंट्रेशन है, बाकी प्लांट्स के हर एक पार्ट में लो कंसंट्रेशन है। तो ये कैपिलरी के थ्रू पानी ऊपर पहुंच गया और ये पहुंचाने का काम किसने करा? जाइलम ने करा, ठीक है। अब जब ये पानी ऊपर पहुंच गया है तो कई बार ऐसा होता है, जैसे हमें मान लीजिए घर में कोई अच्छी सी सब्जी बना दी मम्मा ने, है ना, तो जहां हमें 3 रोटी खानी होती है कई बार हम 4 खा जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग परेशान होते हैं, है ना, पेट को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर प्लांट्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं, ठीक है। अगर उनको ये लग रहा है कि पानी कम है या इस तरह की चीजें
क्लाइमेट चेंजेस अगर होते हैं जहाँ पे पानी कम है और कभी पानी बरसा तो वो ज्यादा पानी क्या करते हैं, ले लेते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यूजुअली नॉर्मल क्लाइमेट्स में भी रहता है ये। लेकिन अगर कभी भी एक्सेसिव जो वाटर है वो प्लांट्स के अंदर आ चुका है तो फिर प्लांट्स क्या करेंगे, उस पानी को बाहर निकालेंगे, और प्लांट्स जब पानी को बाहर निकालते हैं इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए ये पानी की पत्ती थी, सॉरी ये प्लांट जो है, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे आपको ना ऐसे ओपनिंग्स दिखेंगे, यही ओपनिंग्स जो होती हैं इन्हीं को स्टोमेटा कहते हैं। तो जो भी पानी एक्सेस इन्होंने स्टोर कर रखा है प्लांट ने, वो लीव्स के थ्रू क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या ट्रांसपिरेशन क्लियर है सभी को? इसी को स्टोमेटा कहते हैं, दिस इज एक्चुअली स्टोमेटा। ठीक है, रंध्र कहते हैं हिंदी में से, स्टोमेटा। क्लियर? क्वेश्चन दिखा दो सर। क्वेश्चन दिखा दें, क्वेश्चन देख लीजिए। वाष्पोत्सर्जन जी, इवेपोरेशन आपने सीख लिया। अच्छा, ये डिफ्यूजन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? आएगा? सर इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, मतलब वही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब डिफ्यूजन जैसे सेल्स के अंदर हम बोल सकते हैं। तो ऑक्सीजन जब सेल के अंदर जाता है तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन बाहर के एनवायरनमेंट में ज्यादा होता है तो अंदर का CO2 बाहर निकल आता है, और वो जो एम्प्टी स्पेस होता है वो ऑक्सीजन जी बिल्कुल, शायद। ठीक है जी जी। अच्छा, कोई एक सिंपल एग्जांपल डिफ्यूजन का। आप सब परफ्यूम यूज करते होंगे, डिओड्रेंट्स या परफ्यूम्स वगैरह यूज करते हैं। जैसे आप परफ्यूम की बोतल को ओपन करते हो, एकदम से जो अंदर की फ्रेग्रेंस है वो पूरी तरफ बाहर की तरफ जो है पूरी वो मूव कर जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो परफ्यूम की बोतल थी, जब आप कंपनी ने या जो भी इंडस्ट्री है जहाँ पे परफ्यूम बनता है, जिस फैक्ट्री में जब उस परफ्यूम को बनाया गया होगा तो उसको काफी ज्यादा हाई प्रेशर के साथ इसके अंदर बोतल के अंदर फिलिंग करी गई होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि परफ्यूम की बोतल के अंदर जो फ्रेग्रेंस है जो भी है वो कह नहीं सकते, उसका जो प्रेशर है वो बहुत हाई होगा। मानते हो आप? जैसे आप सिलेंडर के अंदर जब लिक्विड LPG को भरते हो तो वो क्या होती है, वो गैस ही तो थी एक्चुअली में, लेकिन गैस का जब आपने प्रेशर बहुत हाई कर दिया तो लिक्विड में आ गया, तो इसलिए आप उसको LPG कह देते हो। जब हम किसी गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर दे देते हैं तो गैस अपनी स्टेट को चेंज करके रिवर्स स्टेट यानी कि लिक्विड में आ जाती है। समझ में आया? तो ये चीज होती है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर था, और जब आप नॉर्मल एयर की बात करोगे तो एयर में क्या है, लो प्रेशर है, या कह लीजिए एक लो कंसंट्रेशन है। तो जैसे ही आप परफ्यूम की बोतल को ओपन करते हो तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हर जगह वो फैलती है। तो ये एक्चुअली में किसका एग्जाम्पल है? ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। आ रहा समझ में आपको? चलिए, ऑस्मोसिस क्या होता है? दो प्रोसेस होते हैं, एक ऑस्मोसिस एक रिवर्स ऑस्मोसिस, दोनों अलग हैं। अभी क्योंकि ऑस्मोसिस है तो इसी को पढ़ लीजिए। क्या होता है ऑस्मोसिस? नहीं पता? चलो ये भी बता देते हैं जल्दी से। इसको आप ऐसे समझो कि मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन डाल दिया है कॉपर सल्फेट का, CuSO4, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है कॉपर, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट H2O मिला लिया। ठीक है, पानी है, यहाँ पे पानी है, और यहाँ पर आप मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, और ये जो आपको बीच में एक दिख रहा है, ये दोनों अलग करने वाली जो चीज आप देख रहे हो, इसको हम बोलेंगे ये एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसको बोला जाता है SPM। SPM का फुल फॉर्म है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है ये लगा दी गई इन दोनों के बीच में, एक तरफ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, एक तरफ पानी था। अब क्या होगा, जब आप ये मेम्ब्रेन लगा दोगे तो ये मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल है। परमिएबल का मतलब ये परमिट करेगी किसी एक लिक्विड को अपने में से निकलकर दूसरी तरफ जाने के लिए। तो यहाँ पर अब ये देखा जाता है कि जो हाई कंसंट्रेशन वाला है और जो लो कंसंट्रेशन वाला है उसको देखते हैं। तो ऑफ कोर्स कॉपर सल्फेट हाई कंसंट्रेशन पे होगा और पानी जो है आपका वो लो कंसंट्रेशन पे होगा। तो ये कॉपर सल्फेट जो है ये इस मेम्ब्रेन से पास होकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पर आ जाएगा तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। आगे समझ में? दिस इज ऑस्मोसिस, और कुछ भी नहीं है। और जो RO वगैरह आप देखते हो, जो घर में पानी के RO वगैरह यूज होते हैं ना, वो रिवर्स ऑस्मोसिस है, उसमें उल्टा होता है। बस ये चीज है। चलिए वापस आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। व्हाट इज स्पंज? स्पंज क्या है जी? ये खाने वाला नहीं है, लगा रसगुल्ला समझ लो। फंगस। फंगस,
अच्छा जी, आपका फंगस है। हाँ जी सर। बाकी लोग हैं। प्रेमलता जी आप बताइए, स्पंज क्या है? खाने वाला रसगुल्ला, छेना। चलो मैं एक शक्ल दिखाता हूँ आपको, शायद आप पहचान पाओ। ये है, ये जो आप तीन देख रहे हो, ये तीनों स्पॉन्जेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट। प्लांट है सर ये प्लांट है। वाटर के अंदर जो होते हैं। चलिए याद रखिएगा, ये एक एनिमल होता है, ठीक है। स्पॉन्ज ना तो एक प्लांट है, ना तो एक फॉसिल है, ना तो फंगस है, ये एक प्रकार का एनिमल है। और ये एनिमल क्यों है? क्योंकि एनिमल किंगडम के अंदर ये आता है पोरीफोरा। इसका जो फाइलम है, प्लांट्स के बहुत सारे फाइलम होते हैं, है ना। एनिमल प्लांट किंगडम में बहुत सारे फाइलम होते हैं। और ऐसे ही एनिमल किंगडम की अगर बात करी जाए तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये इनमें सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। फाइलम है इसका पोरीफेरा, याद रखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है पोरीफेरा। तो ये पोरीफेरा फाइलम का ये एनिमल है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लो प्लीज, थोड़े अजीब से नाम होते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा, बहुत सारे अजीब अजीब प्लांट्स भी होते हैं। तो ये दिखता भले प्लांट जैसा है, लेकिन ये है क्या? ये एक एनिमल है। इसको फाइलम इसका जो है वो पोरीफेरा, इसको याद कर लो, ठीक है। और इसको डिप्लोब्लास्टिस एक होता है, डिप्लोब्लास्टिस, डिप्लोब्लास्टिस, ठीक है। ये थोड़े से हायर चीजें हो गई, आप चाहो तो इसको मत याद करो। ये डिप्लोब्लास्टिस की सिस्टर कहा जाता है, ठीक है। ये भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पोल्यूशन वगैरह को मेजर करने के लिए। तो ये डिप्लोब्लास्टिस का सिस्टर, इसको सिस्टर बोलते हैं, बहन है ये एक्चुअली में। तो इसको छोड़ दो भले, लेकिन ये पोरीफेरा फाइलम का है, इसको जरूर ध्यान रखना। और स्पॉन्ज एक्चुअली में है क्या? वो एक प्रकार का एनिमल होता है, याद रहेगा। चलो आगे, ये देखो ये क्या है सर मशरूम। जी, मशरूम्स क्या होते हैं? सर इलाज। ये फंगस होता है, ठीक है। मशरूम बेसिकली क्या है? मशरूम एक फंगस होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कहा जा रहा है कि जो कशेरुक जंतु हैं, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, अगर वो रेंग रहे हैं और वो घिसटते हैं तो उनको क्या बोला जाएगा? सर बी, एम्फीबियंस। एम्फीबियन। अच्छा, नहीं सर, ये सर रेप्टाइल्स, स्नेक हो गया। अच्छा, चलिए पूछ लेते हैं कुछ लोगों से, तो पूछ भी नहीं सकते, चलिए खैर कोई नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है? अच्छा मैमल्स आप जानते हो, मोलस्का, ये जो घोंगा टाइप्स होते हैं, इसमें भी कुछ ज्यादा आपको नहीं बताना। बट मुझे ये बताओ, ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स क्या है? आपने इसका आंसर रेप्टाइल्स दिया, ठीक है, आंसर भी सही है, रेप्टाइल्स मान और एक लेते नया हैं। बंदर भी पूछ सकता है, सोनीशु यादव, उनसे पूछिए, उनको आता भी होगा। किरण जी आपकी आवाज थोड़ी सी ना एको कर रही है, तो यूजुअली आती है आपकी प्यारी सी आवाज, मीठी सी, आज थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। नेट की दिक्कत शायद है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं। भाई तो हमने ये पूछा कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में डिफरेंस क्या है। एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी और लैंड दोनों पे रहें आपके हिसाब से, है ना। और रेप्टाइल्स क्या होते हैं फिर? जो रहेंगे। तो मुझे एक बात बता दो, क्रोकोडाइल, क्रोको कौन है? ये भाई अपना कौन है क्रोको? सर रेप्टाइल्स, सर एम्फीबियन है। एम्फीबियन है, ये रेप्टाइल्स नहीं है। सर दोनों रेप्टाइल्स की चीज है। कैटेगरी नहीं आता, दोनों होना सर चाहिए। दोनों, सर भी लैंड पे भी आता, वाटर पे आता, रेप्टाइल्स भी है। अच्छा एलिगेटर बताओ, टॉर्टोइस बताओ, सैलमेंडर बताओ। चलो समझो ध्यान से। आप लोग ये सोचते हैं कि जो एम्फीबियंस है, इसका मतलब ये हो गया जो पानी और लैंड दोनों पे रहे। बात बिल्कुल ठीक है, यही होता भी एक्चुअली में। लेकिन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में फिर आप आगे जाके कंफ्यूज होगे कि अब जैसे क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल भी तो ऐसे यार दोनों जगह रहता है ना। एलिगेटर भी दोनों जगह रहता है, टॉर्टोइस भी दोनों जगह रहता है। तो ऐसा नहीं है। जब हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो फिर हमें थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है। देखिए ध्यान से कि वो क्या है, समझाता हूँ आपको, आज ये आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। आप मुझे बताइए, वर्टिब्रेट्स एनिमल के बारे में जानते हो? व्हाट आर वर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या होगा, क्या पाया जाएगा? सर बैकबोन।
जी, जिनमें बैकबोन होगी या फिर कह लीजिए जिनमें जो रीढ़ की हड्डी होती है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। और बोन मैरो वगैरह आपको इसमें मिलेगा। और यहीं पे आपने सुना होगा कि फॉर्मेशन होती है किसकी, आरबीसीज वगैरह की, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, यूजुअली जो वर्टिब्रेट्स होंगे उनके ब्लड का जो कलर होता है वो रेड रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। अब आपको वही दोनों समझने हैं। एक प्रोसेस होता है बायोलॉजी में, उसे बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। ये नाम सुना आपने कभी, यस सर, मेटामॉर्फोसिस? सुना। क्या होता है ये? ये नहीं पता सर। जी ये सबसे अच्छा आंसर लगता है मेरे को चलिए कोई नहीं। तो जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, ये इस प्रोसेस को बोलते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो पैदा हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्रॉग की बात करते हैं। तो जब फ्रॉग पैदा होगा तो फ्रॉग को कभी आपने देखा है, फ्रॉग का जो यंग वन होता है उसको टैडपोल बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं उसको। फ्रॉग के जो यंग वंस होते हैं, जो बच्चा होता है ना फ्रॉग का, वो टैडपोल होता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे उसकी लाइफ की साइकिल बढ़ती है आगे, तो उसकी शेप में, ठीक है, चेंजेस आते हैं। तो वो सारे के सारे वर्टिब्रेट्स जो अपने पूरे लाइफ स्पैन के थ्रू या लाइफ स्पैन में मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को करेंगे। ध्यान से सुनना, मैंने कहा ऐसे वर्टिब्रेट्स जो अपने लाइफ साइकिल में मेटामॉर्फोसिस करेंगे, यानी कि अपने रूप को, अपने रंग को, आकार को चेंज करेंगे, वो सारे के सारे जो होंगे वो वर्टिब्रेट्स एम्फीबियंस कहलाएंगे। समझ में आया? जैसे फ्रॉग, फ्रॉग भले ही दोनों जगह रहता है, नो डाउट, लेकिन फ्रॉग जो है उसकी लाइफ साइकिल बहुत अलग अलग होती है, उसके स्टेजेस हैं उसकी लाइफ के अंदर। कभी टैडपोल बनेगा, कभी और बड़ा होगा, कभी फिर फाइनल स्टेज ऑफ फ्रॉग बन जाता है। तो इसीलिए ये एम्फीबियंस में आता है। लेकिन जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए क्रोकोडाइल है, तो क्रोकोडाइल का जो छोटा सा बच्चा है वो भी क्रोकोडाइल के जैसे ही दिखेगा, है ना। और वो जब बड़ा हो जाएगा तो फिर वो अलग बात है कि वो बड़ा भी हो जाएगा, नॉर्मल जो न्यूट्रिशंस उसको मिलेंगे, उसकी बॉडी को खाएगा पिएगा, अपना आराम से बड़ा हो जाएगा। लेकिन दोनों में अब आपको चेंजेस समझ में आ रहे हैं। फ्रॉग की लाइफ साइकिल में उसका शेप, आकार, रंग सब कुछ चेंज होता रहता है। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स जो मेटामॉर्फोसिस को नहीं करते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो रेप्टाइल्स होंगे। अभी क्लियर है चीजें आपको? सही है, यस सर। आप कंफ्यूज तो नहीं होगे कभी भी? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेप्टाइल्स वो वर्टिब्रेट्स हुए जिन्होंने मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को नहीं करा, और एम्फीबियंस वो वर्टिब्रेट्स हुए जिन्होंने करा। अब ये पानी में रहें ना रहें वो मैटर नहीं करता। चलिए अगला बताइए जी। Which of the following enzymes aids in coagulation of blood? ब्लड के कोगुलेशन की बात हो रही है, यानी कि ब्लड को जमाने की बात हो रही है। जो ब्लड क्लॉटिंग है, आपने देखा होगा ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो ब्लड क्लॉटिंग में एक विटामिन होता है जो हेल्प करता है। मुझे बताइए कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और साथ ही साथ में ये भी बताइए कौन सा एंजाइम है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सर विटामिन के। जी, तो विटामिन जो के होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में आपको हेल्प करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, विटामिन के का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम क्या है, क्या बोलते हैं सर? सर टोकोफिरोल। हाँ, सर डाउट है। डाउट है? और कोई? ये कौन है? जैस्मिन जी, जैस्मिन जी बताइए। सर फाइनोक्विनोन। याद मुझे नहीं पता। क्या था, भूल गए? अच्छा, एंजाइम बताओ, चलो एंजाइम बताइए। रेनिन लेवल। रेनिन, बाकी लोग भी देख लें एक बार। सर पेप्सिन या अमाइलेज में से होगा एक। अच्छा, यहाँ केबीसी चल रहा है, 50-50 दे दिया आपने, सही है। नहीं आ रहा? पेप्सिन होगा। पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्टेस। बी बी बी। चलिए देखिए, तो आंसर है आपका क्या, पेप्सिन, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो पेप्सिन एंजाइम आप देखते हो, ठीक है, ये क्या करती है, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी, ठीक है। चलो एक चीज मुझे ये बता दो, जो पेप्सिन एंजाइम है ये बनती कहाँ पर है?
सर स्टमक में? स्टमक में, जी हाँ बिल्कुल सही है। जो पेप्सिन आप देख रहे हो ये स्टमक में बनती है। अच्छा रेनिन कहाँ बनता है? रेनिन कौन निकालता है? अगर आपको पता हो तो ये रीन जो वर्ड है, मैंने आपको बताया था, ये रीनल वर्ड कौन किसके लिए यूज करते हैं? किडनी के लिए, किडनी के लिए। है ना। तो ये रेनिन जो एंजाइम है कौन बनाएगा? किडनी बनाएगी। अच्छा पेप्सिन का काम क्या था? पेप्सिन का काम होता है हमारी बॉडी में, जैसे आपने सुना होगा भी स्टार्च, स्टार्च क्या था? स्टार्च को मतलब तोड़ने का काम करा था एमाइलेज ने। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये हमारी सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती हैं वो एमाइलेज को रिलीज करती हैं, और एमाइलेज का काम क्या है? स्टार्च का ब्रेकडाउन, ठीक है सिंपल शुगर में। हाँ ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस के थ्रू होता है। पहले माल्टोज में ब्रेक होगा, माल्टोज के बाद फिर हो जाएगी। जब दो आप कह लीजिए कि क्या नाम है उसका, मोनोसेक्राइड्स, जब दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो वो एक डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, और जो माल्टोज होती है वो एक डाइसेक्राइड होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो स्टार्च है वो एक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया? पॉली। यार ये मत करो, ये जो पेन वेन चला रहे हो आप लोग। चलो हाँ, तो प्रोटीन, अगर हमारी बॉडी में कभी प्रोटीन का डाइजेशन होना है तो प्रोटीन के डाइजेशन को कौन करेगा? पेप्सिन। पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है वो हमारी बॉडी में प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और पेप्सिन निकालता कौन है? तो पेप्सिन हमारा स्टमक निकालता है। जो हमारी बॉडी में स्टमक में जो एब्डोमिनल कैविटी होती है वहां से पेप्सिन निकलता है, ठीक है। रेनिन मैंने आपको बता दिया, किडनी। अच्छा रेनिन का एक और बहुत अच्छा काम है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर की बैलेंसिंग है, पानी को बैलेंस करने का काम भी कौन करता है? रेनिन करता है। साथ ही साथ में ब्लड प्रेशर, ये वाटर और ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है? ऑपरेट करता है, या कह लीजिए कंट्रोल करता है। कौन? रेनिन, ठीक है। बाकी ट्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है नॉर्मल जो आपके ब्लड में मिलता है, इसका कुछ खास काम नहीं है इतना। एमाइलेज मैंने आपको बताई दी, ठीक है। बढ़े आगे। सर ये एमएलएज का नाम एक और दूसरा नाम है ना सर? क्या सर ये जो एंजाइम है जरा मैं ये एमएलएज। लाइन हटाऊं, जिसने भी कांड करा है, एक मिनट को जा, हट जा हट जा हट जा। हट गई। हाँ आप बताओ। सर जो एमएलएज एंजाइम उसका सेकंड एक और नाम है सर दूसरा, क्या है एमाइलेज का सर? दूसरा नाम है, क्या नाम है भाई? सर मुझे याद नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। एक नहीं और है दोस्त, पर। नहीं नहीं मुझे नहीं पता, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, इतना तो मुझे पता है। हाँ सर, तो इसका नहीं, एक दूसरा नाम दिया। कृपया करके जान लें हम रीजनिंग के मास्टर हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि हमारा इंटरेस्ट है तो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, और कुछ नहीं है। बाकी इतनी नॉलेज भी नहीं रखते ज्यादा, ठीक है। बट फिर भी आपने पूछा, कोई बात नहीं। मैं एक बार इसको चेक कर लूंगा, ठीक है। एमाइलेज का क्या नाम? चलिए, हाँ जी, थैंक यू। चलो अगला करो। बायोडीजल इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय, बायोडीजल बेसिकली कौन प्रोड्यूस करता है? ये आपको प्लांट्स दिख रहे हैं? अगर आप, वैसे शायद आप इनका नाम ना जानते हो, लेकिन शायद अगर कभी आपने देखे तो ये बायोडीजल के लिए प्लांट्स है। बायोडीजल का मतलब जो प्लांट से फ्यूल अगर बना रहे हो तो वो बायोडीजल में आ गया एक तरह से ना। आ जाओ क्वेश्चन वापस। तो इसका नाम होता है यूफोर्बिया, ठीक है। क्या है? यूफोर्बिया। तो जो यूफोर्बिया प्लांट्स होते हैं ये बायोडीजल बनाने के काम आते हैं। नोट कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, बहुत बार। देखो अब आ रहे हैं सो के। खाना जी। बना के आ रहे हैं, यहाँ बनाना है। क्या बना रही किरण जी आज? तो आज वो व्रत है, बेसन खाला बनाऊंगी, आ जाओ। दिल तोड़ दिया आज आपने। मेरा आज पनीर खाने का मन था, चलो आप ही बना दोगे तो, घर वाले तो देते ही नहीं कुछ, इज्जत ही नहीं तो रहेगी कल घर में बनाया तो। था। चलिए कोई नहीं। हाँ जी, जो फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? फ्लावरलेस प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट जिनमें फूल नहीं होंगे, उनको क्या बोला जाता है? चलो मैं बताता हूँ, इनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, ठीक है। क्रिप्टोगैम है, याद कर लो। ये थोड़े से अजीब अजीब से नाम आपको मिलेंगे। क्रिप्टोगैम्स हैं, जैसे ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है ना, थैलोफाइटा है, बहुत सारे अजीब अजीब नाम होते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टोगैम्स इनको याद रखो। जैसे एक थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटा क्या होते हैं? थैलोफाइटा ऐसे प्लांट होते हैं जो सॉल्टी लैंड पे आपको मिलेंगे, सॉल्टी, है ना, जहाँ पे नमक वगैरह होगा या नमकीन है, सलाइम वाटर है, वहां पे आपको थैलोफाइटा मिलेंगे। क्रिप्टोगैम्स वो भी होते हैं, क्रिप्टोगैम जिनमें आप कह लीजिए कि जो रिप्रोडक्शन होता है ना, उसके लिए ना तो वहां पे क्या होता है उसको, हाँ सीड्स, सीड्स के थ्रू ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, स्पोर्स, ठीक है। तो उनको क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। यूजुअली हाइट इनकी छोटी होती है, तो ये सब जब आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स। चलो आगे चलते हैं। ये देख लो, ये आपको सारे के सारे प्लांट दिख रहे हैं, ठीक है।
चारों जो हैं लाइन से आप देख लीजिएगा, ये चारों की इमेजेस आपको दिख रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, जब आपको बहुत ज्यादा बुखार होगा तो ऐसे टाइम में आप कौन से मेडिसिन का यूज करोगे? मेडिसिन नहीं पूछेगी, बेसिकली मेडिसिन जो है वो कौन से सब्सटेंस के अंडर में आएगी वो पूछा जा रहा है, ठीक है। बताइए। एंटीबायोटिक। कुछ लोग तो आंसर ही नहीं करते, जैसे ये रतन जी हैं। सर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स, भैया हिंदी पढ़ लो, चीटिंग कर लो, चीटिंग। सर ए होगा फिर एंटीसेप्टिक। कीटनाशक। सर ज्वरनाशक। ये भगवान, पायरेटिक्स। ज्वर। सर पायरेटिक्स। पायरेटिक्स। सर पायरेटिक्स। मतलब अगर आपको बुखार है तो आप बोरोप्लस लगा लेंगे तो बुखार ठीक हो जाएगा आपका। ऐसी बातें करते हैं यार, कुछ भी मतलब एंटीसेप्टिक, हद है। चलो तो आंसर होगा एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। याद, अरे हिंदी देख लो, चीटिंग कर लो मालिक। ज्वरनाशी, तो ज्वर का जो नाश करे वो एंटीपायरेटिक्स है, ठीक है, याद रखो। और हालांकि ज्वरनाशक भी एंटीबायोटिक तो जो है होती सर। है, देखो हाँ, एंटीबायोटिक क्या वही होता है उसको सुनो। जब आपको कोई मेडिसिन दी जाती है तो मेडिसिन कहीं आपको साइड इफेक्ट ना डाल दे, या फिर उसका जो है आपकी बॉडी के इम्यूनिटी लेवल पे ज्यादा नुकसान दे वाला जो एक असर होता है वो ना हो जाए, तो इसलिए आपको एंटीबायोटिक साथ में दी जाती है। जब भी आप बुखार की दवा लेने जाओगे, ठीक है, तो जैसे आपको मान लो कोई भी बुखार की दवा XYZ अगर दी गई है तो उसके साथ आपको एंटीबायोटिक देगा, ताकि वो उसका जो असर है वो कंपैरेटिवली आपकी बॉडी में ज्यादा नुकसान देना हो। अगर आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं तो वो एंटीबायोटिक्स होते हैं। बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ज्वरनाशी। तो जो आपको मेडिसिन दी जाती है वो एंटीपायरेटिक होती है एक्चुअली में, लेकिन एंटीपायरेटिक के असर को नॉर्मल करने के लिए या कंट्रोल्ड वे में लाने के लिए एंटीबायोटिक साथ में दिए जाते हैं। अभी क्लियर है? चलो यस सर। आगे चलते हैं। बर्ड्स यूजुअली हैव अ सिंगल, बर्ड्स के पास यूजुअली क्या होता है? कई सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो बर्ड्स होने के बाद भी उड़ नहीं पाते हैं, है ना, जैसे एमू वगैरह हो गया, आपने सुना होगा। चलिए बताइए। किडनी, लंग्स, टेस्टिस, ओवरी, यूजुअली बर्ड्स के पास इनमें से एक क्या होता है? जैसे हमारे अंदर अगर हम बात करें, हमारे में किडनी 2 हैं, है ना, आईज 2 हैं, तो इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि बर्ड्स में यूजुअली एक क्या होता है? ओनली वन, सिंगल की बात हो रही है। स्वाति जी बताइए क्या होता है? सर किडनी। अच्छा, बर्ड में एक किडनी होती है, एक आपने बेच दी निकाल के। बर्ड में 2 किडनी होती हैं, ठीक है। चलिए आंसर होगा ओवरीज, ठीक है। तो बर्ड्स में जो ओवरीज होती हैं वो सिर्फ ओवरीज क्या कहेंगे, ओवरी बोलेंगे, है ना, तो ओवरी एक होती है, ठीक है, याद रखिएगा। टेस्टिकल्स की बात करें, लंग्स की बात करें, किडनीज की बात करें, तो ये सभी 2 होंगे, लेकिन ओवरी एक होगी, ठीक है, याद कर लो। बाकी उसमें ये मत पूछना क्यों एक होती है, हद है। अब हमारे पास किडनी 2 है तो क्यों 2 होती है, कोई क्वेश्चन नहीं होता। चलो ये देख लो, ये बेसिकली जो एनिमल मॉर्फोलॉजी है उसकी अगर हम बात करें तो ये आपको मेल और जो फीमेल्स आपको दिख रहे हैं ये ह्यूमंस की बात हो रही है। तो ह्यूमंस के भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे ये डायग्राम्स। तो ये मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो है, लेकिन इसका लिंक मत कर देना बर्ड से, ठीक है। ऑफ कोर्स उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिफरेंट होगा ह्यूमंस में से। चलिए ये सिर्फ इसलिए कि कभी आपसे कोई अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे, अल्फा अल्फा क्या होता है? ग्रास। अल्फा अल्फा एक ग्रास है। चलो शक्ल ग्रास। दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये अल्फा अल्फा दिख रही है, इसको अल्फा अल्फा कहते हैं। अच्छा, इमेजेस के थ्रू मेरे ख्याल से हेल्प मिल जाती है ना थोड़ी बहुत, यस सर। एक यस सर। इंटरेस्टिंग वे में लगता है कि पढ़ती हो रही है। याद रहता है। जी जी जी। यस सर। चलिए बताइए, क्या अल्फा अल्फा क्या है? फॉरेस्ट है, क्रॉप है, ग्रास है, क्या है? फसल। फसल। ग्रास है, क्या है? ड्रॉप है। क्रॉप है सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बैम्बू क्या है? बांस, बैम्बू। ग्रास 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 है वो। ग्रास है। ग्रास। जी, तो याद रखिएगा ये 2 बहुत पूछे जाते हैं, एक अल्फा अल्फा और एक बैम्बू, ये दोनों के दोनों जो है ये ग्रास होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अल्फा अल्फा भी एक प्रकार की ग्रास है, बैम्बू भी एक प्रकार की ग्रास है। क्या कह रहे हो? क्या कोई कंफ्यूजन है? नो याद कर सर। लीजिए, सिंपल है, अल्फा अल्फा और बैम्बू दोनों के दोनों ग्रास है, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
हमारी बॉडी के कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनमें रीजनरेटिव पावर बहुत कम होती है? बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोन्स। मसलरी सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, लिवर सेल्स हैं या ब्रेन सेल्स हैं? सर मसल सेल मुझे होगा। आते नहीं है ब्रेन जैसे। सर ब्रेन आंसर होगा सेल्स ब्रेन, मसल मसल्स, मसल सेल। मसल सेल्स। हिमांशु आप कह रहे हैं? कौन बोल रहा था मसल सेल्स? श्वेता आप बताइए। सर नहीं पता। नहीं पता। सर आपने लीवर न्यूरॉन्स की का तो नाम सुना है? हाँ जी सर। न्यूरॉन्स। हाँ सर न्यूरॉन हाँ, सर हाँ। उसी की तो लिस्ट जनरेटिव पावर होती है, तो सर वो ब्रेन तो बस 6 रहेगा। चलिए इस तरह का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये न्यूरॉन्स है, और न्यूरॉन्स जो हैं इनको बोला जाता है ब्रेन की सेल्स। ठीक है, ये डेंड्राइट्स वगैरह हैं जो मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, न्यूक्लियस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो याद रखिएगा ये ब्रेन सेल्स होती हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या होंगे, वो आपकी बॉडी के रीजनरेटिव सेल्स नहीं होते हैं, वो रीजनरेट नहीं होते। ये रीजन है, सुनो ध्यान से। जब न्यूरॉन्स है, यूजुअली न्यूरॉन्स की जो ग्रोथ एज होती है वो आपकी रहती है 18 साल तक। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि 18 साल तक न्यूरॉन्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ होती है। उसके बाद फिर इनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब न्यूरॉन्स की जो डैमेजिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। यही रीजन है कि कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा है तो उसका जो पूरी तरह से उसकी बुद्धि का विकास है, उसकी इंटेलिजेंस का अगर विकास है, होना है, तो वो कब तक हो जाएगा? वो 18 से 20 साल की एज में हो जाएगा, जितना उसने होना है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, फिर वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि न्यूरॉन्स जो है वो स्टेबल हो गए, अब उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन फिर लाइफ का एक ऐसा स्पैन आएगा, एक ऐसा ड्यूरेशन आएगा आपकी लाइफ के अंदर, जब आप धीरे धीरे एजेड होते जाओगे, और एजेड होगे जब बूढ़े होते जाओगे तो आपके न्यूरॉन्स में कमी आना शुरू हो जाएगी, वो सेल्स डैमेज होने लगेंगी या सेल्स की डेथ होने लगेगी। यही रीजन है कि ओल्ड जो एज के लोग होते हैं उनकी जो याददाश्त है वो क्या होती है, कम होती जाती है। समझ रहे हैं? और बच्चों की याददाश्त बहुत ज्यादा तेज होती है, क्योंकि उस टाइम पे ग्रो कर रहे होते हैं। समझ में आ गया? तो जो हमारी बॉडी की न्यूरॉन सेल्स होती हैं या ब्रेन सेल्स होती हैं, इनकी रीजनरेटिव पावर बहुत कम होती है, या लगभग ना के बराबर होती है, होती ही नहीं है। और यहीं से पल्सेस निकलती हैं, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पल्सेस। इन्हीं के थ्रू सिग्नल्स आगे ट्रांसफॉर्म करता है ब्रेन। चलिए ये देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो आपको दिख रही है, ये लिवर की सेल्स है। लिवर की सेल्स कभी आपसे पूछे कोई, जैसे कुफर सेल है ना, ये आपको दिख रही होंगी, एंडोपिनल सेल है, यहाँ पे ये बॉडी की जो मसल्स होती है, मसलरी सेल्स की बात हो रही है। ठीक है, मसलरी सेल्स भी बहुत सारी होती हैं। जैसे अगर आप हार्ट की सेल्स की बात करोगे, जो हार्ट में है, तो उनको कार्डियक मसल्स बोला जाएगा। ठीक है, अगर आपकी स्केलेटन सिस्टम की बात हो रही है तो उसको स्केलेटल मसल सेल्स बोलेंगे। ठीक है, ये स्मूथ मसल्स, ये नॉर्मली जो आपकी जैसे चीक्स वगैरह है, आपकी गाल वगैरह, तो गाल जो है वो आपका काफी एक स्मूथ सेक्शन है ना, तो वहां पे स्मूथ सेल्स हो जाएंगी आपकी, या स्मूथ मसल्स हो जाएंगी। और न्यूरॉन्स की बात करें तो ये देखिए, ये जो आपको फर्स्ट वाली इमेज दिख रही है, ये न्यूरॉन सेल्स है। ठीक है, और ये आपको ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये लाइट नहीं लगी हुई, यहाँ पे CFL नहीं जल रही है। ठीक है, ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं जो कि मूव करेंगी और आगे जाके सिग्नल्स को लेकर आएंगे, और ये पूरी कनेक्टेड होती है, बहुत लंबी होती है। ये जो आपको दिख रही है, ये आपको स्केलेटन सिस्टम के अंदर जो बोन सेल्स होती हैं, ये बोन की सेल्स है। इस बोन को हमने इतना सेक्शन यहाँ से काट के निकाल लिया, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। ठीक है, उस बोन सेल्स में भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कह रहे हैं कौन सा ऐसा है पेयर जो कि मैच करता है। ठीक है, कौन सा पेयर है जो मैच करता है? आज कबीर जी नहीं आए हैं, आज मृगांक भी नहीं आए हैं, आज गुंजन जी भी नहीं आई हैं, बहुत सारे लोग नहीं आज। हिमांशु वत्स जी हैं आज? हाँ जी सर। अच्छा, अच्छी बात है। आज रीना जी हैं? रीना जी कुछ बोल नहीं रही हैं आज। रीना जी बोले कुछ। मैं आया हूँ मृगांक। तो मृगांक है, तो कबीर नहीं है, गुंजन जी नहीं, 2 लोग नहीं है। अच्छा, वहाँ बहुत सारे लोग नहीं है, 18 ही लोग तो हैं। चलो जी जी बताइए क्या आंसर होगा, कौन सा मैच करता है? ऑप्शन नंबर सी। अरे सुना होगा मलेरिया, मलेरिया में क्लोरोक्वीन दी जाती है। हाँ जी सर। जी, तो क्लोरोक्वीन दी जाती है मलेरिया में, ये आंसर है। सिनोहारा बार्क से लिया।
सर वो क्वेश्चन आता ना कि सिंकोन ऐसा कौन सा जिसकी सिंकोना। बाग से बंद, हाँ सिंकोना, हाँ सर, सिंकोना, हाँ जी, सिंकोना वो जो होती है ना, वो बेसिकली उसकी छाल होती है। हाँ सर वो बाग से बनती है, छाल से। हाँ जी, चलिए। स्कर्वी गलत है, थायमिन थोड़ी होता है। अच्छा, थायमिन किस विटामिन का नाम होता है? सर विटामिन बी। विटामिन B1 बेटा, बी नहीं, सर बी तो पूरा B1, हाँ। कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको मिलता है, तो B1 का नाम है थायमिन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्कर्वी कौन सा विटामिन था, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ठीक है, यानी कि जब हम सांस को मतलब जब हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, हमारी बॉडी में ऑफ कोर्स ऑक्सीजन भी आ रही है। जब हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन तो बिल ऐसे ही है, टेम्परेरी मिटा, रीडिंग नहीं लेके जा रहे ना, तो टेम्परेरी वो आ रहा जी। चलो क्या आंसर बताओ? 8%, याद रखो, ठीक है। तो जब आप जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस का जो आउटकम होता है वो ये होता है, ऐसे ही आएगा बिल। भाई मत बोल जा। चलो, तो जो आप रेस्पिरेशन प्रोसेस देखते हो, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस का जो आउटकम है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सक्रीट आउट करना, यानी कि बॉडी से बाहर निकालना। तो जो बॉडी से बाहर निकालते हो लगभग 8% जो है वो निकलती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में, मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर में अगर 20 यूनिट ऑक्सीजन है, आप इसको ऐसे समझो कि अगर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में अगर 20 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, तो उस 20 में से जो 8% है, तो 8% का मतलब कितना हो गया? 1.6 यूनिट। तो ये 1.6 यूनिट जो है ये हम बना रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू बना रही है और उसको हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। एक मतलब मैंने एक आपको रफली डाटा देके समझाने की कोशिश करी कि क्या मतलब है। भाई एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और हम भी जब सांस को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो रिलीज करते हैं। तो जो हम रिलीज कर रहे हैं वो लगभग 8% होती है पूरे एटमॉस्फेयर की, ठीक है, याद रहेगा। ये जो मैंने आपके सामने एक टेबल रखी है, इसको प्लीज कंफ्यूज मत होना। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हो रही थी जो एटमॉस्फेयर में आप रिलीज करते हो, लेकिन ये क्या है? ये एटमॉस्फेयर में, यानी कि जो नॉर्मल, अगर हम एयर की बात करें, एयर इज व्हाट? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। तो एयर में बेसिकली कौन कितना कितना होता है, ये वो है। जैसे आपसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये 4 पूछे जाते हैं कि इनका परसेंटेज यूजुअली एयर में कितना होता है, ठीक है। तो 78% आप जानते हो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन लगभग 21% या 20.95 कह लीजिए, फिर आर्गन गैस है, ठीक है, ये 0.93 होती है। अच्छा, आर्गन को क्या बोलते हैं? आर्गन कैसी गैस होती है? सर नोबल गैस। जी हाँ, ये नोबल गैस होती है, ठीक है। नोबल गैस इनर्ट गैस। सर जो बहुत स्टेबल हो और इनरिएक्टिव हो, मतलब रिएक्टिव ना करते हो। वैलेंसी फुल, इनका जो ऑक्टेट होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, यानी कि कंप्लीट होता है। आउटरमोस्ट शेल है उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है, यूजुअली रिएक्शंस नहीं करती हैं। अच्छा, नोबल गैसेस को पीरियोडिक टेबल में कौन से हमने पीरियड में रखा हुआ है? सर पीरियड में जी, सर ग्रुप में है पीरियड में? पीरियड में सर 1। अच्छा, ग्रुप में रखते हैं कि पीरियड में रखते हैं इसको? सर ग्रुप में रखते हैं, 18 ग्रुप में रखते हैं। आप ही ने बोला, बस बाकी सब शायद सुन रहे होंगे कि हाँ पीरियड में भी रखा होगा। जी, याद रखिएगा, जो 18th ग्रुप है, जो वर्टिकल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सर ग्रुप, उनको ग्रुप्स बोलते हैं, और जो ये आपको हॉरिजॉन्टल मिलते हैं उनको पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो 18th ग्रुप आपको मिलेगा उसमें आपको क्या मिलेंगी? नोबल गैसेस, ठीक है। और आर्गन, उसमें आर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, हेक्सॉन है, रेडॉन है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। और रेडॉन कौन सी गैस होती है? रेडॉन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि जब अर्थक्वेक आता है, जब भूकंप आता है, तो कौन सी गैस रिलीज होती है? दिल्ली में आया था बहुत सारे, अभी मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो बेचारी बैठी हुई थी, तुरंत एकदम से भूकंप आ गया, तो अभी कुछ टाइम पहले आया था ना, लॉकडाउन में जी। तो कौन सी गैस निकलती है? रेडॉन गैस निकलती है, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी अर्थक्वेक्स आते हैं तो रेडॉन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी नोबल गैस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती है, तो भी आंसर आपका रेडॉन होगा, बिकॉज एटमॉस्फेयर में यूजुअली नहीं होती है। वो कब निकलेगी? वो अर्थ के क्रस्ट में से निकलती है ना। और जब अर्थक्वेक आती है, जब टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है, तो उसके थ्रू वो निकलती है। तो रेडॉन आंसर याद रखिएगा, आर्गन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। और रेडॉन गैस कैंसर के में भी यूज करते हैं इलाज में। चलो, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय
भाई अगर सर ए अगर दिमाग है एड्रेनल ना ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन को कर लो। अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ए सर एड्रेनल ग्लैंड। ए सर ए है। पक्का? सर ए। हाँ जी सर पक्का कैसे? 100%। कैसे दिमाग लगाया? मतलब पढ़ा था या फिर आज की सेशन को देख के? सर पढ़ा था, पढ़ा हुआ है। पढ़ा था, चलो अच्छी बात है। आज वाली जो मैंने चीजें बताई उससे कोई रिलेट कर पाया? सर मैंने तो लेट क्लास ज्वाइन करी सर। चलो कोई नहीं। ये हमारी बॉडी में दो राजमा लगे हैं, ये दो राजमा है, यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह के आपको यहाँ पे बहुत सारे छल्ले मिल जाएंगे, नीचे आपको यहाँ पे डायफ्राम मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो किडनी आप देख रहे हो, किडनी के ऊपर ना यहाँ पर इस तरह की एक ग्लैंड्स आपको मिलेंगी। ये दो ग्लैंड्स प्रेजेंट है। इन ग्लैंड्स का नाम क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये किडनी के जस्ट ऊपर है। तो यही ग्लैंड्स का काम क्या है? यही ग्लैंड्स जो है, किडनी से जो रेनिन निकला था, अभी मैंने बताया था आपको रेनिन, तो किडनी से जो रेनिन निकला था वो जाता है एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू, और वो काम क्या करता है? बीपी को और आपके वाटर बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले रेनिन वर्ड, तो रेनिन जो था वो किडनी। जी जी सर गुस्से वगैरह प्यार व्यार सर इसी से है ना सर कंट्रोल होता है एड्रेनल से, इमरजेंसी हार्मोन। यार प्यार कंट्रोल, प्यार तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे कंट्रोल करें। सर हार्ट पे तो करता है नहीं, पर वो सर हार्मोन्स पे करता है। लोग तो बना देते हैं बस कि दिल अच्छा, को आप बस। कैसे कर दो, चलो ये बताओ। सर मेन हार्मोन पे डिपेंड करता है ना, लव वगैरह, गुस्सा, एंगर, ये सारा। जी अच्छा, हाँ जी सर। कुछ बातें ना करें फिर हम थोड़े सेंटी हो जाते हैं। चलिए छोड़िए। एड्रिनल जो ग्लैंड है वो क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। तो एड्रिनल जो ग्लैंड है वो हमारे बीपी को या ब्लड प्रेशर को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। भाई रेनिन हार्मोन है, अभी बीच हार्मोन कह रहा हूँ, एंजाइम है, तो रेनिन एंजाइम कंट्रोल करता है। लेकिन अगर ग्लैंड की बात करी जाए तो कौन है? एड्रिनल ग्लैंड करता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। चलो ये देखो, ये जो आपकी ये दो आपको किडनी दिख रहे हैं, इन किडनी के ऊपर ये जो आपको ये येलो कलर के दिख रहे हैं ना, यही इन्हीं को बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। रेनिन जो एंजाइम है वो यहीं से रिलीज होता है, उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस होता है। चलिए आगे। अच्छा ये क्या है? ये क्या है? कॉर्पस लिटियम का ये डायग्राम है जो आपको, हाँ, ये जो आपको अभी पीछे लिखा होता है ना कॉर्पस लिटियम, एक ऑप्शन में था, ये कॉर्पस जो लिटियम होता है ये उसी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। डायग्राम के थ्रू मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। चलो कान की हड्डियां कितनी होती हैं? 4, 5, 6, 12? 3। कौन कौन सी? सर 3, स्टेपस, इंकस, मैलियस। जी, स्टेपस, इनकस और मेलिस, ठीक है, ये 3 होती हैं। जी हाँ, ये देख लीजिए, मेलियस है, इनकस है और स्टेपस है, ये 3 होती हैं, इसको ध्यान रखिए। स्टेप्स है, इनकस है, मेलियस, ये 3 हड्डियां होती हैं। अच्छा सबसे छोटी कौन सी है इसमें? स्टेप। जी चलिए आगे। तो 3 होती हैं, याद रखना। चलो अच्छा, कान की जो हड्डियां होती हैं इनका एक दूसरा नाम भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? कान की हड्डियों का एक दूसरा नाम भी होता है। सर नहीं पता। ऑडिटरी ऑसिकल्स लिख देता हूँ, AUDOTORY, क्या लिख रहा हूँ मैं? ऑडिटरी, अरे यार, ऑडिटरी, ठीक है, ऑसिकल्स, OSSICLES, तो ऑडिटरी ऑसिकल्स बोला जाता है उन्हीं 3 को, ठीक है, इनकस, मेलिस, स्टेप्स और मेलिस। चलो इसमें बताओ जल्दी से, कौन सी ऐसा सेंसिटिव इंडिकेटर है जो कि कम्युनिटी की हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है? सर बी। सर शिशु मृत्यु दर, डेथ रेट या इन्फेंट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट। सही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। आपने देखा होगा कि यूजुअली जो अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं वो इनसे बहुत ज्यादा परेशान है ना, बहुत ज्यादा वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। अच्छा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है बताओ? सर मतलब जो बच्चा मतलब सर वो मतलब जन्म भी ना लिया हो, वो मर गया हो, हाँ भाई, डेथ हो गई हो। नहीं चलो वो तो ठीक है, वो तो हम उनको इंक्लूड करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली रेट क्यों कह रहे हैं? कोई बताएगा? पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है सर, 1000 में। देखो इसको ऐसे समझो, मान लो कि एक पर्टिकुलर एरिया में 1000 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, कितने बच्चे पैदा हुए? 1000, लेकिन कंडीशन है कि इन 1000 के 1000 को पैदा होना जरूरी है, मतलब वो लिविंग पैदा हो,
यानी कि इनकी डेथ नहीं होनी चाहिए, लिविंग पैदा होने चाहिए, ठीक है। याद रखो प्लीज, बहुत तुम लोग कंफ्यूज रहते हो, तुमको ये लगता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है और वो डेथ हो गई उसकी, या अब मान लीजिए कि मदर के वोम में ही उसकी डेथ हो गई है, नहीं, ये 1000 के 1000 बच्चे लिविंग होने जरूरी है। दूसरी बात, ये 1000 के 1000 बच्चे 1 साल के बीच में, मान के चलिए कि 1 साल तक ये रहे और 1 साल के बीच में इन 1000 में से 70 की डेथ हो गई, ठीक है। तो अब 70 को जब आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ गई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये होता है इन्फेंट, समझ में आया? तो 1 साल के बीच में अगर आपने कोई 1000 बच्चे किसी एरिया के उठा लिए हैं, उसमें से 1 साल में कितनों की डेथ हो रही है, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। क्लियर? यस सर। यस सर। अरे यार ये हटाना पड़ेगा, 1 मिनट जी। हट जा रे, हट जा, हटना, चलो हट गया जी। बताइए, जो बेकरीज होती हैं यहाँ पर यीस्ट का काम होता है ब्रेड को बनाने का। बी makes the bread soft and spongy. हाँ, इजी क्वेश्चन है ना? यस सर। मतलब ये स्पॉन्जेस के बारे में आपने सुना था, ये स्पॉन्जेस और ये स्पॉन्जेस अलग हैं। वो जो स्पॉन्ज था वो एनिमल था, पोरीफेरा किंगडम, पोरीफेरा फाइलम का, ठीक है। और ये जो है यीस्ट, ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हम ब्रेड को और ज्यादा स्पॉन्जी बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है ना? याद रहेगा, इजी क्वेश्चन है। फर्मेंटेशन के थ्रू कई बार अल्कोहल वगैरह भी प्रोडक्ट में निकलता है। ये देखो मैंने एक दे दिया, ये आपको दिख रहा होगा। प्लांट्स और फंगस से हम बेसिकली बियर और वाइन अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, बेसिकली वाइन तो वैसे ग्रेप्स से बनती है, इसको याद रखिएगा, ग्रेप्स। अच्छा, इंडिया की वाइन सिटी किसको बोलते हैं? वाइन सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, बताइए? वाइन सिटी ऑफ इंडिया, या फिर कह लीजिए ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया, एक ही बात है। सर हिमाचल हो गया ना, हिमाचल उत्तराखंड। हाँ भाई, महाराष्ट्र की सिटी है सर, नासिक। जी हाँ, नासिक, ठीक है। वैसे इसका नाम नाशिक लिखते हैं, NASHIK, नाशिक। तो नासिक कह लीजिए, नाशिक कह लीजिए, तो नासिक को बोला जाता है वाइन यार्ड ऑफ द वाइन यार्ड ऑफ इंडिया, या फिर वाइन सिटी ऑफ इंडिया, या फिर ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि जो वाइन होती है वो बहुत स्पेशल अंगूर होते हैं, उनसे बनती है, ठीक है। और वहीं पे है नासिक, याद रखिएगा, ठीक है। ये देख लो, ये शुगर का फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है, उसके थ्रू ये जो एथेनॉल है वो भी निकलता है, ठीक है। चलिए आगे। पेस मेकर कहाँ लगाते हो सर? हार्ट में। हार्ट में पेस मेकर आपको पता होगा, ये जो आर्टिफिशियल जो आपकी हार्ट बीट्स होती हैं उसको बनाने के लिए पेस मेकर का काम होता है। बेसिकली क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का एक अपना, मैं आपको कभी अगर नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा उसमें आपको एक चीज समझाऊंगा कि न्यूरॉन्स में जो इलेक्ट्रोलिटिक जो इम्पल्सेस होती हैं, ये अपने आप जनरेट नहीं होती, इनके पीछे एक रीजन होता है जनरेट होने का। तो जब ये इम्पल्सेस जनरेट होना बंद हो जाती है ना, तो जब ये बंद हो जाएंगी तो उसके बाद फिर आगे का काम नहीं होता, तो फिर हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता। और दूसरी बात क्या होती है, इसको ऐसे भी समझ लो, अगर मैं आपको रिलेट करके सिर्फ हार्ट से समझाना चाहूँ, ये देखो ये क्या बन गया है। अगर मान लो ये आपका हार्ट है, ठीक है, तो इस हार्ट में ये वाला जो चैम्बर था इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों को इसे बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल। ये क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम कह लीजिए, तो ये वेंट्रिकल होता है। यहाँ पे एक डाइकस्पिड वॉल होता है ना, 2 वॉल होते हैं। तो जब यहाँ से प्रेशर यहाँ पर आता है तो इसी प्रेशर को हम कंट्रोल करते हैं, ये जो बीपी होता है ना, ये तो आपको पता ही है। तो जब ये यहाँ पर ये प्रेशर जो है वो नहीं क्रिएट हो पा रहा होता और यहाँ पे जब हार्ट बीट नहीं बन पा रही होती है, तो इसी हार्ट बीट को बनाने का काम यहाँ पर, और ये प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहे, ये सारा का सारा काम कौन देखता है, ये पेस मेकर देखता है। बेसिकली पेस मेकर का काम है आपकी हार्ट बीट को बनाना, ठीक है। और ये हार्ट बीट बनती कब है, जब एक बार आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया और एक बार रिलीज करा, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया रिलीज करा, वही तो है हार्ट बीट मतलब, ठीक है। और ये हार्ट बीट को आर्टिफिशियल फॉर्म में अगर बनानी तो पेस मेकर है। यूजुअली पेस मेकर की जो एज होती है वो लगभग 25 साल तक चलती है। एक बार आप पेस मेकर लगा लीजिए, इसकी बैटरी 25 साल तक। क्या मेरी वॉइस क्लियर है अब सभी को? Am I audible to all of you? जी, देखो बारिश शुरू हो गई है, ठीक है, और अब सिग्नल्स प्रॉब्लम करेंगे तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं। 1 मिनट। तो ये आपको समझ में आएगा होगा पेस मेकर। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि हार्ट की साउंड, हार्ट कितने तरह की साउंड को प्रोड्यूस करता है, हार्ट कितने तरह की साउंड्स को प्रोड्यूस करता है, बताइए। ये
क्वेश्चन पूछा गया हार्ट करने देने की साउंड। डब और देखिए प्रॉब्लम होगी, जल्दी कर लेते हैं। हाँ जी, तो हार्ट जो है वो दो तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा। एक होती है लबडब और एक होती है मरमर। ठीक है, दो साउंड्स होती हैं हार्ट की। लबडब होती है यूजुअली जब हार्ट आपका प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लबडब साउंड बोलते हैं। और जब हार्ट आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो उस टाइप पे मरमर साउंड होती है, MUR MUR। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दो साउंड होती है। चलिए वापस आते हैं। ये कुछ फिगर्स आप देख रहे हो, ठीक है। इन डायग्राम्स के थ्रू भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। चलिए अगला, हेलोफाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? सर सर स्क्रीन अभी शेयर नहीं हो स्क्रीन रही सर है। दिखाई नहीं दे रही। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन जी अभी दिखाते हैं स्क्रीन, 2 मिनट। अभी दिख रही है? तो नहीं सर, वो स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग का आ रहा है बट शो नहीं कर रहा। हाँ, वो एक्चुअली फिर नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं शायद इस वजह से। हाँ जी सर, वो राउंड राउंड घूम रहा है सर। हाँ, वो कनेक्टिंग दिखा रहा होगा ना अभी। तो फिर रुक गया सर। हाँ, वो प्रॉब्लम हो रही ना, बता तो रहा हूँ आपको। बारिश हो रही है, बारिश में सिग्नल्स प्रॉब्लम करते हैं। फिर हो रहा है सर। स्क्रीन दिख रही है? आ गया सर। आ गई सर, आ गई फटाफट करो, फटाफट जल्दी निपटाओ। 22 पे आ गए, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, जल्दी करो। हेलोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं, कहाँ पे उगते हैं? सॉल्ट में। ठीक है, याद रखो, सॉल्टी जो लैंड्स होते हैं वहाँ पे आपको हेलोफाइट्स मिल जाएंगे। छोटी एज के भी होते हैं, थैलोफाइटा भी आपको यहीं पे मिलेंगे। चलिए, हेलोफाइट्स हैं सॉल्ट में, लिख लो इसको बस जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो दिख रहे हैं आपको, ये हेलोफाइटा है। ठीक है, सॉल्टी जो लैंड होती है वहाँ पे आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट, सबसे बड़ा उड़ानहीन जो पक्षी है वो कौन सा है? फ्लाइटलेस। यार से आप पे हो रखे हैं। हाँ बताओ सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, आ गई सर, आ गई, आ गई। हाँ जी, सर ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच उड़ानहीन जो अत्यधिक गति से चलता है, सबसे ज्यादा तेज होता है ये। शक्ल देख लो, शक्ल दिखाते हैं, ये इनकी इमेजेस हैं। ये जो आप देख रहे हो ये पेंगुइन है। सर फ्लाइट। ये कौन है? सेकंड इमेज वाला वो एमू कहते हैं। सेकंड वाला जो आपने देखा तो एमू था। न्यूजीलैंड में मिलता है आपको ये कीवी फ्रूट। कहाँ से बताइए? ये ऑस्ट्रिच है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिच बहुत तेज चलता है। ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है बहुत तेज नहीं आ रही। हाँ जी, वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं, जो स्टैंडर्ड है वो डाले हैं, आपको बताओ कैसे करना है, मैं वैसे कर लेंगे। भाई म्यूट कर लो यार। बंद कर लीजिए क्या वो साउंड बंद कर लीजिए। मालिक आप क्या देख रहे हो बताओ ना मुझे। ये भगवान, अलग ही क्लास नहीं चल रही, घर है इनका। चलो बताओ। हाँ, तो आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिच। अच्छा, ये इनकी ये उड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि जब इवोल्यूशन हुआ ना, जैसे ह्यूमंस में टेल खत्म हो गई इवोल्यूशन टारगेट वगैरह कुछ है? ये तो मैं कोशिश करता हूं 100%। जैसे इवोल्यूशन के दौरान टेल खत्म सर हो गई इनको हमारी म्यूट ह्यूमंस कर में। दीजिए पहले। कर दिया मैंने, सर ऐसे ही बर्ड्स में थी वो। चलो अगला करो। इंसान के 2 कान होते हैं, क्यों? वो क्यों चेक करके डालता हूं? वॉइस आ रही है सभी को? बताइए आंसर। अच्छा, आपने वो शिपमेंट जो करी थी म्यामी की करी थी आज मारा तो वो वाले रेट बोल रहा हूं। हाँ, मैं सब चेक करके डाल देता हूं। म्यूट डाल रहा हूं। खालिद भाई म्यूट कर लो यार। चलो देखो, इसका आंसर होता है कि टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 काइंड्स ऑफ साउंड्स। हमें कान इसलिए दिए गए 2 ताकि 2 अभी शेयर नहीं हो रही सर स्क्रीन। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। मैं पीडीएफ आपको भेज राउंड दूंगा। राउंड हो रहा है। कोई नहीं, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको। सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि हमारे 2 कान क्यों हैं? हमारे कान एक क्यों? हाँ, क्वेश्चन ये था कि हमारे 2 कान क्यों हैं। ठीक है, स्क्रीन छोड़ दो, मैं पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप्स पे, डोंट वरी। आवाज आ रही मेरी? बस ये बताओ।
यस सर, Yes, आवाज sir, आ गई आवाज। सुनो, 2 क्वेश्चन है, जल्दी सुनो। पहला क्वेश्चन था कि हमारे 2 कान क्यों होते हैं। तो 2 कान होने का रीजन ये है कि अगर कभी डिफरेंट साउंड्स आएंगी 2, तो हमारे कान उसमें डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, इसलिए हमें 2 कान दिए हैं भगवान जी ने। ठीक है, समझ में आ गया? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो आपको वेजिटेबल से नहीं मिलता। आपको सभी जो विटामिन्स हैं वो आपको वेजिटेबल से मिल जाएंगे, लेकिन एक ऐसा विटामिन है, विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी। ठीक है, तो जो विटामिन डी है आपका वो सर, आपको सनलाइट से मिलता है। ठीक है, वो भी सनलाइट में विटामिन डी नहीं होता। जब सनलाइट आपकी बॉडी पे पड़ती है तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनसे आपकी बॉडी की जो स्किन है उसमें विटामिन डी रिलीज होता है, पूरी बॉडी के अंदर रिलीज होता है मतलब। ठीक है, तो विटामिन डी जो है वो आपको वेजिटेबल से नहीं मिलता, बल्कि सनलाइट जब आपकी बॉडी पे पड़ेगी तभी आपकी बॉडी एक्टिवेट होगी, तभी विटामिन डी बनेगा। वैसे यूजुअली विटामिन डी आपको नॉनवेज जो होते हैं उनमें मिल जाएगा, लाइक कुछ जो फिशेस होती हैं, है ना, आपने सुना होगा कुछ ऑयल होते हैं, फिश लिवर ऑयल जिसको बोलते हैं, है ना, तो उसमें आपको विटामिन डी मिल जाएगा। एग में भी कुछ हद तक रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो नॉनवेज में बेसिकली रहता है, तो विटामिन डी आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? स्क्रीन दिखी वैसे? यस सर। सर नोट कर लो, जल्दी नोट करो। यस सर, अब दिख रही है। यस सर, यस सर। सर जी जी जी। सर 23 क्वेश्चन जो था कि लार्जेस्ट फ्लाइटलेस ना जी, फ्लाइटलेस ऑस्ट्रिच है, बिकॉज जब इवोल्यूशन हुआ है ना, तो इवोल्यूशन के दौरान जैसे मंकी की टेल खत्म हुई, बहुत सारे उसमें चेंजेस हुए, तो ह्यूमंस आप देखते हो आज इवोल्यूशन के दौरान, तो ऐसे ही इन बर्ड्स की धीरे धीरे फ्लाइट जो थी वो खत्म होती गई, और अब ये वो बर्ड्स हैं जिनके पास विंग्स वगैरह हैं, सब कुछ है, लेकिन ये उड़ नहीं पाते। तो वो इवोल्यूशन का ही एक कह लीजिए रीजन है ना, कि उड़ नहीं पाते हैं ये। बैट्स जो थे वो पहले उड़ नहीं पाते थे, चमगादड़ पहले उड़ नहीं पाते थे, लेकिन जब आगे चल के इवोल्यूशन हुआ तो बैट्स के अंदर पर आ गए, वो उड़ना शुरू हो गए। तो बट स्टिल बैट जो है वो एक बर्ड नहीं है, बैट एक मैमल में आ जाता है, बिकॉज मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन देख पा रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर 24 भी एक बार देख ही लो जब स्क्रीन दिख रही है आपको। तो सर अभी भी आंसर नहीं पता चला सर, इसका क्या होगा? आवाज क्लियर नहीं आई थी पहले। कौन सा? सर 23 ईमू, ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन, सर क्या होगा इसमें? ऑस्ट्रिच मैम बहुत तेज भागता है, कभी ऑस्ट्रिच को देखिएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जो ऑस्ट्रिच के अंडे को बेचते हैं, है ना, तो अगर कभी ऑस्ट्रिच के अंडे को आप पकड़ने जाओ, तो अगर ऑस्ट्रिच ने देख लिया फिर देखो भाई साहब, दौड़ा लेगा। सर मैं आपको डाल रहा हूं, मैं ढूंढ के आपको डाल रहा हूं। 4 कान क्यों दो दिए गए हैं? ताकि जो साउंड है आप उसमें डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, कर लेंगे। खत्म हुआ, चलिए क्विज खत्म होती है आपकी। लगभग 1.5 घंटा हमने आपके साथ क्विज करी है। ये विटामिन की कुछ गोलियां देख सकते हैं आप, है ना, मिनरल्स हैं कुछ। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपने कुछ सीखा होगा अच्छी क्लास से भी, जैसे आप हर बार कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो बताइए, कोई कुछ कहना चाहे तो। एनीवन, कुछ भी अगर आप कहना चाहो, एनी सजेशंस? हिमांशु जी, रतन जी, आरती जी, रेडमी जी, ज्योति जी तो अब आई हैं, बात है। सर एक्चुअली मैसेज अभी देखा है। मैसेज अब देखा है? यस सर, वो एक्चुअली गेस्ट कल से हम पर्सनल भेजेंगे अब आपको, देखते नहीं हो आप। चलो सर, घर में गेस्ट आ रखे थे तो थोड़ा बिजी हो गए थे। कोई बात नहीं, चलिए पीडीएफ भेज दूंगा मैं, ठीक है, पीडीएफ मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहां से क्वेश्चंस देख लीजिए। सर अभी 8 बजे की जो क्लास है उसका क्या है? 8 बजे क्लास भी होती है क्या? नहीं, वो सर की मैथ्स वाली सर 9 बजे होती है। हाँ एक्चुअली वो गलत टाइम टेबल में रीजनिंग की क्लास 8 बजे थी। हाँ वो तो है, वो आपको YouTube पे मिल जाएगी। टाइम टेबल में रीजनिंग की क्लास है। प्रीमियर है ना सर, YouTube पे प्रीमियर पे होगी, वो चल रही होगी, देख लीजिएगा, वो चल रही होगी। रीजनिंग की जितनी भी क्लासेस होंगी वो YouTube पे होंगी। सर जिस ग्रुप में सर 9 बजे मैथ्स की क्लास है। सर जिस ग्रुप में दिलीप सर भेजते हैं ना पे नोट। जी सर 8 बजे नहीं है। 8 बजे मैम रीजनिंग की क्लास है, YouTube पे है। वो YouTube पे चल रही है, ठीक है, वो प्रीमियर यार। चलो बाय बाय, जाओ, चलो, थैंक यू।
नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। ओके सर। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस Thank you, पे sir. करेंगे। बाय।